नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी खबर की तरफ। इसी वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और आपको बता दें कि इसी बीच ये जो बड़ी खबर है निकाय चुनावों के लिए है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी प्रभारी घोषित कर दिए हैं। तो बीजेपी ने प्रभारी घोषित किए निकाय चुनाव के लिए। आगरा में ए.के. शर्मा और सुरेश तिवारी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और मथुरा वृंदावन का रजनीकांत और महेश्वरी को प्रभार दिया गया है। वहीं गाजियाबाद के असीम अरुण बनाए गए हैं प्रभारी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। मुरादाबाद का प्रभार जतिन प्रसाद को सौंपा गया है। कानपुर का योगेंद्र उपाध्याय और मोहित बेनीवाल को, फिरोजाबाद का गोपाल अंजन को प्रभार सौंपा गया है। तो निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रभारी घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव होने वाले हैं, 2 चरण में चुनाव होंगे और उसको देखते हुए तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर दी हैं। इसी बीच बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रभारी घोषित किए हैं। मथुरा वृंदावन का जो प्रभार है वो रजनीकांत महेश्वरी को सौंपा गया है। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने किए प्रत्याशी घोषित। बड़ी खबर आपको बता रही हैं और जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं, 2 चरण में चुनाव होगा। और ये जानकारी आपको दे दें कि 4 और 11 मई को निकाय चुनाव की वोटिंग होगी। लेकिन इसी बीच में बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रभारी घोषित किए। बीजेपी का जो इस बार का रणनीति का जो पैंतरा है, सबसे बड़ा यही है कि एक जिले में कम से कम 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसी बीच बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ बढ़ते हुए अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। राघवेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। राघवेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए बीजेपी ने अपनी तरफ से तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं और पूरी तरह से ताकत झोंकती हुई भी दिखाई दे रही है निकाय चुनावों को लेकर और कहीं ना कहीं ये उसकी साख के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं बीजेपी ने। बहुत बड़ी बात है। कल ही मैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बात कर रहा था। जैसे ही यहाँ पर अधिसूचना जारी हुई उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर, हम सबसे पहले उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत किए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। पहली बार केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ट्रिपल इंजन। ट्रिपल इंजन का मतलब यह है कि जो ये निकाय चुनाव, जो नगरीय सरकार, जो नगर की सरकार है, उसको बीजेपी अब पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहती है। और केशव प्रसाद ने दावा भी किया था कि सभी के सभी 17 जो मेयर है वो हम जीतेंगे और भारी संख्या में जीत कर आएंगे। तो कहीं न कहीं जो ट्रिपल इंजन की बात हो रही है वो इसी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके पहले घर घर बूथ बूथ अभियान चलाने का एक नारा अलग लगाया है। महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी गई है, संगठन के लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। और सबसे बड़ी जो बात है, आज जो सूची जारी हुई है वो देखा जाए बहुत ही बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर इतनी सक्रिय है कि उसने अपने सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य मंत्री, सभी स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को उतार दिया है, सभी को लगा दिया है इस काम में। और जितने भी मेयर हैं, 17 के 17 मेयर जो अलग अलग जनपदों में हैं, सभी प्रभारी के रूप में वहां पर काम करेंगे और वहीं पे बैठक करेंगे। सबका कार्यक्रम वहां पर लग चुका है। चूंकि 1 महीने के अंदर ही लगभग ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। चुनाव आचार संहिता यहाँ पर लागू ही है और 4 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा, 13 मई को परिणाम भी आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर 1 महीने में, आज 10 अप्रैल हो गया है, 1 महीने का मात्र समय बचा है। इस 1 महीने, चलिए ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने अपनी तरफ से प्रभारी घोषित कर दिए हैं, जिससे एक बात तो साफ जाहिर है कि हर बड़े नेता को जिम्मेदारी दी गई है नगर निकाय चुनाव के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे बड़ी बहस की तरफ में। तो यूपी में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और अगले महीने 4 मई और 11 मई को 2 चरणों में वोटिंग होगी। चुनाव ऐलान के बाद में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक तरफ जहां बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है तो वहीं सपा की पूरी तरह से जो टीम है वो भी एक्टिव दिखाई दे रही है। और वहीं इस चुनाव में बीएसपी ने साफ इशारा किया है कि वो भी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी, जबकि यूपी में पहली बार आम आदमी पार्टी भी निकाय चुनाव लड़ेगी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस और एक खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा हमारे साथ। लेकिन उससे पहले बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने क्या कुछ कहा, आप वो सुनिए। ओबीसी व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं है, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं तो उसमें काफी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है, ताकि इसका काफी कुछ फायदा
इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में इस पार्टी को यहाँ मिल सके। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात ये भी है कि यहाँ के गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तथा बेरोजगारी के इस दौर में दैनिक मजदूरी करके अपना पेट पालने की योजनाओं के धन में भी कटौती व भुगतान में देरी आदि करके जो यहाँ स्थानीय रोजगारों की दुर्दशा बना दी गई है वह भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यहाँ निकाय स्तर पर जागरूक, योग्य व ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनने की जरूरत है, जिसमें खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों तथा अकलियतों आदि को भी अपनी अहम भूमिका निभानी होगी, जिनके कुल मिलाकर वोट यहाँ काफी ज्यादा बन जाते हैं और इनको इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से सावधानी बरतते हुए व खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के किसी भी दबाव व लालच आदि में न आकर अपना वोट करना है। इसके साथ ही यदि ये नगर निकाय के चुनाव सरकारी द्वेष, पक्षपात व अनुचित दखल अंदाजी आदि से मुक्त व पाक साफ होकर चुनाव की प्रक्रिया को सही से लागू करके कराए गए तो फिर इसका चुनाव का महत्व खासकर यूपी के नगर विकास व यहाँ के लोगों की उन्नति व स्थानीय स्तर पर रोटी रोजी में भी काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन ऐसा यहाँ अब तक होता हुआ बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सावधानी व समझदारी का सामूहिक प्रयास जारी रखना बहुत जरूरी है। यही वक्त की मांग है तथा यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का तकाजा भी है। इसके अलावा ये भी सर्वविदित है कि विरोधी पार्टियों में भी विशेषकर भाजपा के लोग सपा राज की तरह ही इस चुनाव को किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण लेकर अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाने तथा हर प्रकार के जोड़ तोड़ आदि करने में ही लगे हैं, जिसके तहत अब यहाँ इनकी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग आपना भाजपा व आरएसएस एंड कंपनी का नया सिगुफा बनकर लोगों के सामने आ रहा है, जबकि मुस्लिम समाज वास्तव में पहले मुसलमान हैं तथा उनके प्रति भाजपा की सोच, नीति, नियत व उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना द्वेषपूर्ण व घातक है ये किसी से छिपा नहीं है। साथ ही भाजपा के मुस्लिम समाज के प्रति नेगेटिव सोच का ही परिणाम है कि इनकी सरकार में भी वे लोग लगभग उतने ही गरीब, पिछड़े, त्रस्त एवं जान माल व मजहब आदि के मामलों में भी अपने आप को वैसा ही असुरक्षित महसूस करते हैं जितने वे कांग्रेस पार्टी के राज में करते थे। इस प्रकार मुस्लिम समाज चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए अन्य नेताओं के बयान। अति दुखद चुनाव में और हर स्थिति में बीजेपी जीतेगी और बीजेपी का लगातार समर्थन, आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजना है जन जन तक पहुंची है, बढ़ रहा है और जब परिणाम आएगा बीजेपी के पक्ष में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाहती थी, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने इनको निर्देश दिया तब ये लोग चुनाव कराने के लिए तैयार हुए और चुनाव कराने के लिए तैयार हुए तो जो आरक्षण सूची जारी की है, पिछड़े वर्गों के लिए 27%, अनुसूचित जाति के लिए 21% और अनुसूचित जनजाति के लिए 2%। चलिए अब बढ़ेंगे चर्चा की तरफ। जेपी पांडे सपा के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जेपी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तरुणिमा श्रीवास्तव
आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तरुणिमा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दीपक बघेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले तो मैं दीपक जी आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है, कहा जा रहा है कि एक तरह से लिटमस टेस्ट है 2024 से पहले, और बीजेपी के पास में दो चुनौतियां हैं। एक तो 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं बीजेपी की, इसका पता चलेगा, और दूसरा ये कि साख का सवाल भी है। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं दीपक जी? जब जनता के बीच में हर बार भारतीय जनता पार्टी गई है तो एक सभी लोगों ने कहा कि ये लिटमस टेस्ट, और लिटमस टेस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगातार पास होकर आई। तो फिर लोगों ने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो जनता का आशीर्वाद है। देखिए 2014 से अगर हम चुनावों की एक बात करें तो एक लगातार एक दौर रहा है, 14 से लेकर 17, 17 से 22, 22 के बाद सहकारिता का चुनाव हो या उपचुनाव हो या उससे पहले एमएलसी के चुनाव हो, जहां पर भी समाजवादी पार्टी ने ताल ठोक कर बोला कि नहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की और जीत कर दिखाया। देखिए लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में बनी रही है। किन कारणों से? सेवा, समर्पण, सुरक्षा के भाव के साथ में लोगों को विकास देने के लिए, और वो हमने करके दिखाया है। हमने जो पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया, चाहे वो आवास के माध्यम से हो, चाहे वो घर घर जन योजना के माध्यम से हो, चाहे वो रोजगार के माध्यम से हो। तो मैंने हर परिवार को, हर व्यक्ति की हर जरूरतों को पूरा रखने का काम किया। आज जब शहरी क्षेत्र के अंदर सरकार चुनने की बारी आती है तो उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो शहरों के अंदर कायाकल्प का जो कार्यक्रम था वो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चलाने का काम किया। शहरों की सड़कों का सुदृढ़ीकरण, ट्रैफिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, शौचालयों की व्यवस्था, ऐसे जो कई सारी व्यवस्थाएं थी उन सभी पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और निश्चित तौर पर जब हम चुनाव के अंदर जा रहे हैं तो जब नतीजे आएंगे तो आप भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस लिटमस टेस्ट में भी पास हुई है और जनता ने अपना अपार आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया है। किस पार्टी को चुनौती मानते हैं दीपक जी वैसे? देखिए लोकतंत्र के अंदर वो सभी विपक्षी पार्टी जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेगी वो सभी चुनौती है, पर चुनौती देखिए सबसे बड़ी चुनौती होती है जनता की जो समस्याएं उनका निराकरण करके उनसे आशीर्वाद उन्हें प्राप्त करना, और हम उसी को चुनौती मानते हैं और उन्हीं के लिए सेवा भाव के साथ में काम करते हैं। और उसी का कारण है कि आज वो हमारे इस भाव को समझते हैं, हमारे उस कार्य को समझते हैं, वो सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचता है, और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। चलिए, काफी कॉन्फिडेंस में लग रहे हैं आप। जेपी जी आपके पास में आऊंगी। 2017 में क्या हुआ आप जानते हैं निकाय चुनावों में, अब खुद को कहां देखते हैं? देखिए 2017 या इसके पहले क्या हुआ वो अलग बात है, लेकिन एक चीज और भी याद रखिए कि निकाय में जब जीतते थे तब 15 साल विपक्ष में तीसरे नंबर पे थे उत्तर प्रदेश में। तो ये तो मैं पहली बात नहीं मानता कि जो स्थानीय महत्व के चुनाव होते हैं, चाहे नगर पंचायत के हों या ग्रामीण पंचायत के हों, तो ये स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। और इनपे निश्चित रूप से अगर इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग नगर निगमों में इनकी मतलब इनके महापौर हैं और स्टेट और सेंटर में सरकार है, तो मुद्दे तो स्थानीय निकाय के होने चाहिए। वहां अगर मैं लखनऊ में बैठा हूं, आपको संज्ञान में ला दूं कि यहाँ कूड़े और सफाई की ही बुनियादी मुद्दे हैं। उस पे इन्होंने एक हमारे दुश्मन मुल्क चीन की इको ग्रीन कंपनी को ठेका दे दिया है। उसके घोटाले मीडिया वाले ही जब बाहर किए तो उसको मतलब 6 साल पूरा उसको इको ग्रीन को दिए रहे। और जो यहाँ सीवर सफाई का मसला है, इन्हीं के सांसद मतलब कौशल किशोर जी ने, जो आज कई नगर विकास राज्य मंत्री भी है, सदन में बताया कि पूरे भारत में केवल पिछले 5 साल का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 2017 से 22 तक सीवर की सफाई करने वाले हमारे जो वाल्मीकि भाई हैं, बिना सुरक्षा उपकरण के उतरते हैं, 330 लोगों की मौत हुई है। उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, 47 पे। केरल में 1 आदमी की मौत हुई है। और अगर आप यहाँ की सड़कों के गड्ढे की बात करिए, शहर की बात मैं कर रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर रोड सेफ्टी कमेटी जो बनी है, उसमें भी पूरे भारत में 20,000 नगरों में दुर्घटना में मौत उत्तर प्रदेश है। अकेले लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर में 500 से अधिक हमारे युवा जान दे चुके हैं। वो इसलिए नहीं कि वो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, आवारा पशु आपको मिलेंगे, सबसे महंगी बिजली है। और जो रोजगार ये दे सकते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर भाई हमारे हैं, जिनकी पूरी गृहस्थी चलती है, उसको उजाड़ने के लिए इनका बुलडोजर चला जाता है और उसका राजस्व पुलिस वसूल रही है। अगर ये ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बना देते तो नगर निगम को भी आय
निकाय होती और वो सम्मान से दिहाड़ी पटरी मजदूर जो हमारे बेचारे पटरी पर ठेला लगाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, वो आत्मसम्मान से जीविका भी चला सकते थे। तो इनकी तो सरकार हर स्तर पे फेलियर है और इनके चुनाव में जो मत भी मिलता है वो 30% से ज्यादा नहीं मिलता। तो अब जाहिर है कि पूरा विपक्ष अगर ध्रुवीकरण हो गया, मतलब चुनाव ध्रुवीकरण हुआ जो हो रहा है, मैनपुरी से लेके आप कहीं भी देखिए तो इस सूबे में सपा ही इनको शिकस्त दे रही है। तो ये तो चुनाव सीधे सीधे सपा के पक्ष में दिख रहा है। यानी कि जेपी जी, आप मानते हैं कि इस बार ये जो मुद्दे आप बता रहे हैं, गिना रहे हैं, ये हावी रहने वाले हैं इन चुनावों में? अब ये मुद्दे तो हम लोग रोज दो चार हो रहे हैं। अगर किसी लखनऊ, प्रयागराज, किसी महानगर में है, नगर पंचायत में है, नहीं जेपी जी, देखिए आप पार्टी से हैं और जाहिर है कि आप ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि ये मुद्दे हैं, ये परेशानियां हैं। आप विपक्ष में हैं तो तमाम बातें गिनाएंगे, लेकिन बात तो ये है ना कि जनता कितनी परेशान है, जनता को इनसे दिक्कत कितनी है, जनता किसको वोट देती है। मेन मुद्दा तो ये है ना। आप तो मुद्दे बताएंगे, लेकिन क्या आप जनता के पास उसको पहुंचा पा रहे हैं कि भैया आप इससे परेशान हैं तो आप वोट हमें दीजिए, हम आपकी परेशानी ठीक करेंगे? जनता 60% इनके खिलाफ है पिछले सारे चुनावों में, और उत्तर प्रदेश में ये भाग से अच्छा हुआ है। पिछले 2-3 चुनाव उठा के देख लीजिए, इनके फिरका परस्ती के खिलाफ सपा के ही पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ है। और ये नगर पंचायत या नगर निगम का जो चुनाव है, इसमें भी इसी ट्रैक पे अगर मतदान हुआ तो इनकी विदाई तय है। ठीक है, चलिए तरुणिमा जी आपके पास में आती हूँ। आम आदमी पार्टी इस बार नगर निकाय चुनावों में उतरने जा रही है, खुद को कहां देखती है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार नगर निकाय चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, और हमें इसका जो लोगों का समर्थन है वो कहीं ना कहीं हमें दिल्ली में जो हमने जनता के लिए काम किया है और एमसीडी में हमें जो पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली की जनता ने हमें एमसीडी में जिताया है, और हम जिस तरीके से दिल्ली में सड़कें अच्छी कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण अच्छी कर रहे हैं, और जो निगम के द्वारा जो काम वहां होता है उस पर हम लोग नई नई योजनाएं, रणनीति लाकर उस पर काम कर रहे हैं। हम जो कच्चे जो कर्मचारी हैं उन्हें पक्का करने का काम कर रहे हैं। ऐसे अच्छे अच्छे वादे और अच्छे अच्छे काम जो हम दिल्ली में कर रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं असर उत्तर प्रदेश की जनता को होगा, और वो जानती है कि दिल्ली में हमने जिस तरीके से जनता के लिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए हमने काम किया है, और वो हमारे समर्थन में खड़ी है। हम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो योगी सरकार है वो इतनी महंगाई कर दी है, बिजली हो गई, पानी हो गया, हाउस टैक्स इन्होंने बहुत बढ़ा दिया, अभी 17% इन्होंने और बढ़ा दिया, मना करते हुए भी, जनता का विरोध होने के बाद भी इन्होंने नगर निगम में जो है टैक्स को बढ़ा दिया है, हाउस टैक्स को। तो हमारी पार्टी अगर इस उत्तर प्रदेश में नगर निगम में आती है तो हमने कहा है कि हम हाउस टैक्स जो है हाफ करेंगे और पानी माफ करेंगे, और जितने कर्मचारी जो कच्चे हैं उन्हें पक्का करेंगे, और जो सड़कें हैं, लाइटिंग है, जो जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं जो नगर निगम द्वारा मिलती है, वो हम उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराएंगे। और इस उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम चुनाव है उसमें हम जनता से भी अपील कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। हमारे पास हर वार्डों में, हर जगह जो है कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं। तो बहुत मजबूती से हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता जो है हमारी तरफ है। तो हमारा यही कहना है कि ये झाड़ू वाली सरकार है, और नगर निगम में आप झाड़ू को लाइए और अपने शहर को साफ करिए, भ्रष्टाचार को खत्म करिए। लेकिन तरुणिमा जी, प्रचार प्रसार में तो दिखाई नहीं दे रही आम आदमी पार्टी। नहीं, प्रचार प्रसार में हम पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, नगर निगम का चुनाव जो है व्यक्तिगत होता है, हम लोग लोगों के घर घर जाकर उनके साथ बैठकर बात कर रहे हैं। लेकिन तरुणिमा जी देखिए, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, बसपा, ये ऐसी पार्टी है यूपी की जो कि कह सकते हैं कि यहाँ की जो बुनियादी नींव है यहाँ तक समाई हुई है ये पार्टीज। यहाँ के बड़े बड़े नेता जब जमीन पर उतरते हैं तो जनता उनको सुनेगी, या फिर ये देखेगी दूर से बैठकर कि दिल्ली में एक मॉडल है जो कि लागू किया आम आदमी पार्टी ने, वो भी चुनाव लड़ रही है तो हम उन्हें वोट दे देंगे। जाहिर है ना कि आपको प्रचार प्रसार तो आपके बड़े नेताओं को भी करना होगा। ब्रांडेड नेता विधानसभा में, लोकसभा में तो समझ आते हैं, शायद जनता उनकी तरफ रुझान कर जाती है। लेकिन नगर निकाय चुनाव ऐसा चुनाव है जहां पर बड़े नेताओं की जरूरत नहीं होती। जनता कहती है कि अगर हमारा पार्षद, हम उसके घर तक जाकर उससे अपनी बात नहीं रख पा रहे, लेकिन तरुणिमा जी ये जरूरत दिल्ली में तो है, यूपी में क्यों नहीं है? नहीं कर पाएंगे तो फिर हम
क्यों उसको वोट दें? नहीं, तो तरुणिमा जी, दिल्ली में तो इसकी जरूरत थी। दिल्ली में तो सभी ने प्रचार प्रसार किया, ज्यादा महत्व देता है। नहीं तरुणिमा जी, दिल्ली में तो हमने देखा कि सभी ब्रांडेड नेताओं ने प्रचार प्रसार किया है, यूपी में ही नहीं पहुंच रहे हैं, शायद सीरियसली नहीं ले रहे हैं इस चुनाव को। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर दिल्ली में प्रचार किया है तो दिल्ली में जब चुनाव आयोग ने घोषित किया तब हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से दिल्ली में हमने चुनाव लड़ा, और हमारे जो पार्षद प्रत्याशी थे वो काफी टाइम से, साल भर, क्योंकि भाजपा ने वहां पर चुनाव रोकने की कोशिश की थी, 1 साल तक टालने की कोशिश करी, तो हमारे जो पार्षद प्रत्याशी थे वो घर घर जाके लोगों से मिल चुके थे, लोगों को भरोसा जता चुके थे कि अगर इस बार आप एमसीडी में हमें लाएंगे तो हम आपकी सारी जो सुविधाएं हैं, जो एमसीडी के द्वारा गंदगी जो पूरे दिल्ली में फैला रखी है, एमसीडी ने जो भ्रष्टाचार फैला रखा है, वो हम खत्म करेंगे। तो जनता ने समर्थन किया। तो ऐसे ही हम उत्तर प्रदेश में हम लोग महानगर में मेयर भी खड़ा करेंगे, पूरे वार्डों में हमारे पास कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी हैं, और उस तरीके से हम लोग काम करें, घर घर जाके कह रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम है उसमें जो भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, जनता बिल्कुल तरस हो गई है और बहुत ये सोच के बैठी है कि हमारा कोई काम नहीं होता, सड़कें टूटी पड़ी हैं। यानी कि आप दिल्ली मॉडल को जनता के सामने लेके जाने वाले हैं तरुणिमा जी। और कोई पार्षद, भाजपा का जो पार्षद है या कोई भी पार्षद, वो सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं रुझान हो रहा है। ठीक है, दीपक जी आपके पास आऊंगे। एक तो ये कि आप कितना सहमत है तरुणिमा जी की बातों से, और दूसरा ये कि यहाँ पर जेपी पांडे जी ये कह रहे हैं कि विधानसभा चुनावों के बाद में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो उपचुनाव हुए हो, वहां ध्रुवीकरण हुआ है बीजेपी के वोटों का, और वो सारा सपा की तरफ हुआ है। लगभग 60% की बात वो कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि निकाय चुनावों में सपा की ही जीत होगी, बीजेपी कहीं नहीं नजर आने वाली। निश्चित तौर पर देखिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर जिसके पास 60% वोट जिसकी तरफ ध्रुवीकरण हो जाता है वो निश्चित तौर पर जीत कर आ जाता है। परंतु मुझे बताइए, एमएलसी के चुनाव हुए, सहकारिता के चुनाव हुए, उससे पहले भी उपचुनाव हुए, आजमगढ़ का, रामपुर का, कहाँ स्टैंड करती है समाजवादी पार्टी? इनको तो मालूम नहीं ना। आप टीवी पर अच्छी अच्छी बातें कह दीजिए, नेशनल टीवी पर अच्छी अच्छी बातें कह दीजिए, क्या वो जनता के बीच में पहुंच रही है? क्या आपको वहां से वोट मिला? क्या आप चुनाव जीत कर आए? अगर भारतीय जनता चुनाव जीत कर आई है तो कहीं ना कहीं जनता का जन समर्थन, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी मैं तरुणिमा जी की बातों को लंबे समय से सुन रहा था। मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, तरुणिमा जी को ये नहीं पता होगा उत्तर प्रदेश के अंदर कितने पार्षदों की टिकटों पर वोट हो रहे हैं, कितनी सीटों पर वोट हो रहे हैं? तरुणिमा जी जवाब दे दें, बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर कितने पार्षदों के लिए वोट हो रहे हैं? है जवाब तरुणिमा जी? आपको नहीं मालूम? उत्तर प्रदेश के अंदर हम उत्तर प्रदेश का पूर्ण चुनाव जीतने जा रहे हैं, सारे मेयर इनके बनने जा रहे हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष सारे लोग इनके बनने जा रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी होता है, जनता के बीच में आए नहीं, इससे पहले भी आए थे विधानसभा चुनाव के अंदर। क्या हुआ? 0 सीट प्राप्त की है, और भी कहीं जाते हैं 0 सीट प्राप्त होकर आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर, आपने कोई भी पैसा रिलीज नहीं किया नगर निगम में, सारे उधारी चल रही है, ठेकेदार परेशान है, उनका पैसा नहीं आपने दिया अभी तक, आप सड़कें नहीं बना पा रहे, आप लाइटिंग नहीं बना पा रहे, आप उल्टा हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आप सरकार में बैठे हैं, आप नगर निगम में बैठे हैं, आपने जनता के लिए क्या किया? आपने चलिए, आप 100 वार्डों में, आप सारे में, अगर आप महानगर में हैं, आप सारे वार्डों में बैठे हुए हैं, आप महानगर में बैठे हैं, तो आपने किस जनता के लिए काम किया? आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। प्रश्न उल्टा हमें करना चाहिए कि आपने जनता के लिए क्या किया, लेकिन आप उल्टा विपक्ष से प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे लड़ेंगे। वो हम तय कर लेंगे, हमारी पार्टी तय करेगी कि हम किस वार्डों में कितने लोगों को चुनाव लड़वाएंगे। ठीक है दीपक जी, आखिरी कमेंट दीपक जी आपके पास आती हूँ, फिर जेपी जी। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि हम इनकी पार्टी को चुनाव लड़ाने जाएंगे। हमने तो ये कहा हम जनता के बीच में बने हुए हैं, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम जब 17 के बाद चुनाव हुआ नगर निगम का, उसमें भी जनता ने हमें समर्थन दिया। उससे पहले के अगर चुनावों में देखा जाए तो उसमें भी हमें समर्थन दिया। जहां उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के अंदर 1300 वार्ड हुआ करते थे पार्षद के, उनमें से केवल 45 समाजवादी पार्टी जीत कर आई, बाकी सब पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। और देखिए, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है उसने जनता के बीच में शहरों के अंदर बहुत काम किया है, और वो दिखता है। आप जब शहर के अंदर जाएंगे आपको शहरों के अंदर कायाकल्प के माध्यम से वो काम दिखता है। जब आप चौराहों पर खड़े होंगे, आपको ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के साथ में, आपको कैमरों के साथ में, आपको वहां पर ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से वो काम दिखता है। जब आप वहां पर सीवेज व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें 4000 टीपीडी काम बढ़ाने का जो काम है वो दिखता है, और ये भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, करके दिखाती है।
चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जेपी जी आपका भी धन्यवाद और तरुणिमा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। दीपक जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, निकाय चुनाव करीब है, ऐसे में तमाम पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई हैं कि किस तरह से इस चुनावों में जीत लिया जाए, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर परिणाम क्या होगा। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।